वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, पैट एग्ज़ाम 2022 आपके नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक तरीके से उन क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे सब बच्चे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए? तो पहला जो लिखा है, खराज एवं खुमस, जजिया एवं जकात, सर्ब, सिंचाई कर, ये सभी। तो इस सवाल का जो उत्तर जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का उत्तर जाता है सभी कर। किसके द्वारा लगाए गए? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए। तो आइए हम लोग जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के विषय में। किसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं? फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक था। तीसरा तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश में कुल 5, तुगलक वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? सुल्तान हुए, 5 सुल्तान हुए हैं। पहला जो तुगलक वंश का संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरे नंबर पे आपका आता है कौन? तीसरे नंबर पे आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। पांच के 5 राजाओं के नाम लिखवा देता हूं। चौथे नंबर पे आपका आता है भैया नसरत शाह तुगलक। और 5वें नंबर पे आपके सामने, 5वें नंबर पे आता है आपका महमूद तुगलक। तो आप समझ लीजिए, जो तुगलक वंश था, उस तुगलक वंश में कितने राजा हुए हैं? 5 राजा हुए हैं। तुगलक वंश में 5 राजा हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नुसरत शाह तुगलक और महमूद तुगलक। ठीक, तो इस जो तुगलक वंश का जो काल था, तुगलक वंश का काल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला है। इस तुगलक वंश में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस सवाल किससे रिलेटेड था? फिरोज शाह तुगलक से था, तो इसलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, उसका नाम भी क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? राज व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्व व्यवस्था जो थी, क्योंकि सवाल राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड है, तो फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक की जो राजस्व व्यवस्था थी, एक्चुअली में क्या होता था? फिरोज शाह तुगलक से पहले जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन भारत पर कर रहा था, तो उसने 24 प्रकार के क्या लगाए थे? 24 प्रकार के टैक्स लगाए हुए थे, कर लगाए हुए थे। कितने प्रकार के कर लगाए थे? 24 प्रकार के कर लगाए हुए थे। तो क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने इन 24 के 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर 4 प्रकार के कर लाया। कितने प्रकार के कर लाया? 4 प्रकार के कर लाया। 4 प्रकार के कर लाया इनके स्थान पर। अब इन 4 प्रकार के करों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से कर लाया। 4 प्रकार के कर लेकर आया। तो सबसे पहले इसका जो कर था, खराज। पहला कर होता था खराज, इसको बोलते हैं लगान। दूसरा नंबर का जो कर था, पहला जो कर था वो खराज होता था, दूसरा होता था खुमस। अब ये खुमस होता क्या है? खुमस कौन सा कर होता है? ये खुमस, वो पूछेगा बताइए खुमस किससे संबंधित है? तो क्या होता था, जब उस प्राचीन काल में युद्ध होते थे, तो युद्ध से लूटा हुआ माल, का 3/4 हिस्सा राजा को देना होता था। किसका?
3/4 हिस्सा किसको देना होता था? राजा को देना होता था। इसको बोलते थे खुमस। ये सैनिक जो कुल माल लेके आते थे तो उसका 3/4 हिस्सा किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। इसको बोलते थे खुमस। दूसरा, एक कर आता था जजिया व जकात। ये जजिया और जकात, जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही लगा दिया था, लेकिन ये दोनों के दोनों धार्मिक कर थे। कैसे कर थे? धार्मिक कर थे। जजिया कर किसके? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगा दिया गया था, और इसको और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये जजिया व जकात कैसे करते? धार्मिक कर होते थे। क्या होता था? कुल आय का 2.5% दान देना होता था। कुल आय का 2.5% क्या देना होता था? दान देना होता था, धार्मिक कर के रूप में। जजिया एवं जकात, जजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर, जजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर, और जकात कर लगाया जाता था मुस्लिमों के ऊपर। यहां जजिया कर में जो इंप्लीमेंट किया फिरोज शाह तुगलक ने, अब तक ये ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, तो जजिया कर में इसमें किसको भी जोड़ दिया? ब्राह्मणों को भी इसमें जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? ब्राह्मणों को भी इसमें ऐड कर दिया जजिया कर में। तो आपसे पूछेगा बताइए ब्राह्मणों को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जोड़ा गया था। एक टैक्स और आता है, एक टैक्स आता है सर्ब। कौन सा टैक्स आता है भैया? अगला जो टैक्स आता है वो है सर्ब। ये सिंचाई कर था। कौन सा कर था बच्चों? सिंचाई कर था। क्या सिंचाई कर क्यों लगाया गया? इसका उपज का, पहले तो बात करते हैं उपज का 1/10 हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था, सिंचाई कर के रूप में देना होता था। क्या था बच्चों कि जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसको नहरों का निर्माता भी कहा जाता है। किसको भैया? फिरोज शाह तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? नहरों का निर्माता। नहरों का निर्माता। आपसे कोई पूछे कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन से राजा को नहरों के निर्माता के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली का राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसको नहरों का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया था? इसने 4 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। जो सिंचाई के लिए क्या थी? महत्वपूर्ण थी। इसलिए क्या कर दिया? उसने सर्ब नामक सिंचाई कर लगा दिया, जो उपज का 1/10 हिस्सा होता था, और नहरों का निर्माण उसी के माध्यम से होता था। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद में इसने जो है लगभग 300 शहरों की स्थापना करी। 300 शहरों की स्थापना करी। इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसके विषय में बार बार पूछा जाता है। किस शहर के विषय में पूछा जाता है कि जौनपुर किसकी स्मृति में बसाया? इसने एक शहर बनाया था जौनपुर। ये किसकी स्मृति में बनवाया? तो जौनपुर शहर जो है जोना खां की स्मृति में बनवाया। किसकी? जोना खां की स्मृति में बनवाया। जौनपुर की स्थापना जोना खां की स्मृति में हुई। ठीक है। इसने विवाह विभाग की स्थापना भी की। तो इसने किसकी की भाई? विवाह विभाग की स्थापना भी की। और नहरों का निर्माता है लोक निर्माण विभाग की स्थापना। और यहीं से एक काम आता है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग का संस्थापक ये लोक निर्माण विभाग का संस्थापक भी था। क्लियर होगी बच्चों बात? तो ये फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड बात थी। क्या क्या बताई? नहरों का निर्माता, 300 शहरों की स्थापना करी, जौनपुर किसकी स्मृति में बसा? जोना खां की स्मृति में बसाया। विवाह विभाग की स्थापना करी, लोक निर्माण विभाग के संस्थापक कहा जाता है। 28 कर होते थे। कितने कर होते थे? 28 कर होते थे। इन 28 के 28 कर को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 प्रकार के कर लाया। खराज, जिसको लगान के नाम से जाना जाता, खुमस युद्ध का लौटा हुआ माल, जजिया एवं जकात धार्मिक कर थे, कुल आय का 2.5% दान देना होता था, सर्व जो सिंचाई कर होता था ये लिया जाता था 1/10। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। कहता है 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चलिए महात्मा गांधी से हम लोग रिलेटेड कुछ चीजों पे चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। महात्मा गांधी के विषय में चर्चाएं हम लोग आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी
महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। किसका? हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। मूल नाम सब लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। मृत्यु कहां हुआ? पोरबंदर। और कहां? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। कब? 1869 में। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरी जो बात आती वो आती मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुई कब? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। कहां हुई? बिड़ला भवन। बिड़ला भवन दिल्ली में। बिड़ला भवन दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, या किसी सिरफिरे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो बिड़ला भवन दिल्ली में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है बेटे? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मुद्दा ये आया कि भैया बताओ, 1915 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो सर्वप्रथम किसान आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना शुरू करता हूं। खैर, इससे पहले इस सवाल को बाद में हम लोग देखेंगे। पहले मैं इससे रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को बताता चला जाता हूं। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या है? महात्मा गांधी, इसको महात्मा शब्द की उपाधि किसने दी? यानी कि महात्मा शब्द की उपाधि या महात्मा से इसको किसने कहा? महात्मा इसको किसने कहा? तो एक राजवैद्य थे। 1915 में इसको कहा गया। 1915 में राजवैद्य, कौन भैया? राजवैद्य। राजवैद्य थे जीवराम कालिदास। उसके बाद में 3 प्रचलित मत हैं। पहला मत बताया राजवैद्य जीवराम कालिदास। दूसरा 1915 में स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद में 1919 में ये जो प्रचलित है मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा शब्द जो बताया वो राजवैद्य जीवराम कालिदास ने। किसने? कालिदास। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कालिदास ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्लियर होगी बात बच्चे? अब यही एक शब्द फिर होता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सवाल ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपिता की उपाधि इसको किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। छह जुलाई। कब? 6 जुलाई। 6 जुलाई 1944 में रंगून रेडियो से दी थी। 1944 में रंगून रेडियो से। किससे? रंगून रेडियो। रंगून रेडियो आप लोग जानते हैं क्या? कि जो वर्मा में रंगून रेडियो है वहां। तो ये जो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में रंगून रेडियो से क्या कहा? महात्मा गांधी के नाम से एक संदेश जारी किया। क्या किया? महात्मा गांधी के नाम से उनको राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा बेटा? राष्ट्रपिता कहा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया। क्लियर होगी बात बेटे? अब यहां हम लोग इनके आंदोलन पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आंदोलन क्या थे? सबसे पहले आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका में, नोट कर लेना, यह पूछेगा सवाल आपसे महात्मा द्वारा, एमजी द्वारा
पहला सत्याग्रह कहां किया गया? पहला सवाल होगा, बताइए महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहां किया गया? तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, भारत नहीं आए अभी। अभी मैं कहां की बात कर रहा हूं, जो महात्मा गांधी कहां थे, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका थे, वहीं के विषय में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहां किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्लियर? यहीं इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नामक पत्र लिखा। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आज से पूछा जाएगा, बताइए फिनिक्स फार्म कहां है? आपसे पूछा जाएगा फिनिक्स फार्म कहां है? फिनिक्स फार्म की स्थापना की डरबन में। कहां की? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ही है। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना भी वहीं की। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना भी कहां की बेटे? अफ्रीका में ही की। क्लियर? अब यहां मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जरा उन पे चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। हैं क्या? एक व्यक्ति आपने टोलस्टॉय फार्म लिखा होगा, तो सवाल आता है कि बताइए महात्मा गांधी ने अहिंसा की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी ने अहिंसा की प्रेरणा किससे ली थी? अहिंसा की प्रेरणा तो आप बताइए टोलस्टॉय द्वारा किसके थे विचारों से प्रभावित हुए थे? किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? टोलस्टॉय के विचारों से प्रभावित हुए थे। टोलस्टॉय के विचारों से प्रभावित हुए थे। दूसरा आपसे पूछेगा, बताइए अवज्ञा आंदोलन या मैं कहूं सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली? किससे ली? तो आप बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रेरणा ली वो थारो से ली। किससे ली बच्चा? थारो से। तो ये इससे महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। इससे अलावा तो आप लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी के उन पर चर्चा करेंगे, फिर उनके पत्रों पर चर्चा करेंगे। तो किस पर चर्चा कर रहे हैं भैया? हम लोग अब करते हैं चर्चा किसके ऊपर? आंदोलन पे। नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। आंदोलन पहला, महात्मा गांधी आए 1915 में भारत। महात्मा गांधी का भारत आगमन। नौ जनवरी 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहां नोट कर सकते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्लियर होगी बात बेटे? 9 जनवरी 1915 में भारत आए। इन्होंने फिर क्या करा? साबरमती आश्रम की स्थापना करी। 1916 में इन लोगों ने इंतजार किया। 1916 के बाद में इन्होंने 1917 में पहले सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था बच्चों? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। यह किसके लिए था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। किसके लिए था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। ये चंपारण कहां है? बिहार में। तो चंपारण में इसने पहला सत्याग्रह में हिस्सा लिया। उसके बाद दूसरा जो सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी किसके लिए होता था? किसानों के लिए ही था। 1918 में इसमें हिस्सा लिया। 1918 में। उसके बाद में तीसरा नंबर पर आता है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्यों किया गया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो क्या रहा था कि तुर्की को विनाश कर दिया था और जो
मुस्लिमों के खलीफा होते तो तुर्की में जो खिलियत नामक खिलियत नामक पत्र जारी करते थे, उनको नुकसान न पहुंचाए तो भारतीय मुसलमानों द्वारा क्या किया गया था, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1919 में। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। क्लियर होगी बात। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप जानते ही हैं 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कौन सा हत्याकांड हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही, किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जैसे मैंने बताया जो खेड़ा सत्याग्रह होता, किसानों से कर वसूली के विरुद्ध था। किसानों से क्या कर रहे थे लोग? कर वसूली कर रहे थे। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां, नील के किसानों के लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, क्या मैंने बताया? खिलाफत आंदोलन के विषय में मैंने बताया आपको, ये तुर्की के सुल्तानों के लिए, तुर्की के सुल्तानों की रक्षा के लिए। अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में ही क्या चलाया गया? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक, असहयोग आंदोलन ये भैया इसी आंदोलन के दौरान चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हत्याकांड के कारण इसको समाप्त कर दिया था। चोरा चोरी गांव हत्याकांड हुआ था कब? असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 में। इसको क्या कर दिया? 5 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त घोषित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। किसके कारण? आपके चोरा चोरी गांव हत्याकांड के कारण, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इस आंदोलन को अगर आपसे पूछे कब समाप्त करा गया, भैया ये चोरा चोरी गांव हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी को, लेकिन आंदोलन को समाप्त करा गया था 11 फरवरी 1922 में। आंदोलन समाप्त कब हुआ था? नोट कर लेंगे, 11 फरवरी 1922 को। उसके बाद बड़ा जो आंदोलन आता है वो आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आता है भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आप इसको जानते हैं, सविनय, विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इसका एक पार्ट होता था दांडी मार्च, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक, दांडी मार्च इसका एक हिस्सा होता था। क्लियर होगी बात। उसके बाद में बड़ा आंदोलन जाता है 6 नंबर, वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन के दौरान क्या दिया? करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाइड। करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाइड। क्लियर होगी बात बेटे। इसी आंदोलन के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट, ये नेतृत्वहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, नेतृत्वहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन होते थे। अब हम लोग बात करते हैं उनके पत्रों पर। उनके पत्रों पर, किसके पत्रों पर? महात्मा गांधी जी के प्रमुख पत्र जो एग्जाम में आते हैं। तो मैंने बताया महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा सहयोग आंदोलन, 5वां सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6ठा भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर होगी बात बेटे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या कि महात्मा गांधी द्वारा कुछ पत्र चलाए गए थे। तो हम लोग लिख रहे हैं पत्रों के विषय में, पत्र या पत्रिकाएं।
पत्रियां पत्रिका, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई पत्रियां पत्रिका। तो सबसे पहले तो क्या थी, इंडियन ओपिनियन, जो साउथ अफ्रीका में चली थी, मैंने लिखवाई। कहां चलाई थी, साउथ अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन 1903 में इसको प्रकाशित किया गया था। क्लियर। उसके बाद आता है सत्याग्रह समाचार, एक दूसरा सत्याग्रह समाचार, सत्याग्रह समाचार, ये 1916 में चला गया था भारत में, 1916 में चला गया था भारत में। उसके बाद में आता नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन नामक समाचार पत्र चला गया था 1919 में, जो गुजराती भाषा में था। किस भाषा में था, गुजराती भाषा में। नेक्स्ट, उसके बाद अगला जो आता है 4 नंबर, 4 नंबर आता है आपका यंग इंडिया। ये 1900 कितने में बेटे, 19 में इसको भी चला गया था। कब चला गया था, 1919 में इसको भी चला गया था। नेक्स्ट, उसके बाद आता हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक, हरिजन सेवक 1932 में, 1932 में हरिजन सेवक नामक पत्र निकाला था। और उसके बाद में 1935 में चलाया था 6 नंबर हरिजन के नाम से ही, 1935 में क्या नाम से चलाया था, हरिजन के नाम से ही एक समाचार पत्र को निकाला था। उससे रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पत्रिकाएं हैं, मैं जिनको बताता हूं, मॉक पुस्तकें हैं, तो ध्यान से लिख लेना। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये पुस्तकें एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। पहली पुस्तक सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको क्या कह सकते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी की क्या थी ये बेटा, आत्मकथा। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से जानी जा रही है। किस नाम से जानी जा रही है बेटे, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से जानी गई। नेक्स्ट, अब ये गुजराती भाषा में लिखी है, इसको नोट कर लेना, ये गुजराती भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी बच्चे, गुजराती भाषा में थी। दूसरी पुस्तक आती है इसकी, महात्मा गांधी जी के मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। तीसरे नंबर की पुस्तक आती है बेटे गीता बोध, गीता बोध। ये गीता बोध जो है गीता रहस्य, और जेल में रहते हुए उनको लिखी थी गीता रहस्य, जो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी, उसको पढ़कर। नेक्स्ट, बापू की सीख, नेक्स्ट हिंद स्वराज, ये फेमस पुस्तक है। कब लिखी गई थी, 1909 में, जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका जहाज से जा रहे थे तब लिखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तकें थी, इनको आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे हम लोग आपके साथ आते हैं। अगला सवाल, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, कहता है बताइए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। तो खजुराहो में जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया था भाई लोगों चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण करा गया था। किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा। तो हम लोगों का जो हेडिंग है खजुराहो, क्या है हम लोगों का हेडिंग, खजुराहो। खजुराहो के स्मारक, जो खजुराहो के स्मारक हैं जरा इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करनी है बच्चे, खजुराहो के स्मारक। इसमें हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारक हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये खजुराहो स्मारक, ध्यान रखना, याद रख लेना इस बात को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। खजुराहो स्मारक किस धर्म से जुड़े हैं, तो हिंदू और जैन, हिंदू व जैन धर्म का इस मंदिर है। यहां किसके, हिंदू एवं जैन धर्म के मंदिर यहां पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। यह मध्य प्रदेश में है भैया। कहां है, मध्य प्रदेश में।
नोट कर लेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। किसमें है भैया? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, स्थित है। क्लियर? इनका निर्माण किसने करवाया, यानी कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। किसने भैया? चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया। किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया। और यहां जो है इसको, किसको? खजुराहो मंदिर को, खजुराहो मंदिर को जो शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल कर लिया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। उन्नीस में विश्व विरासत सूची में इनको शामिल कर लिया गया। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, उसके बाद में अगला जो इसमें हेडिंग था उस पे मैं चर्चा करता हूं, जरा नोट कर लेंगे। ये मैंने खजुराहो मंदिरों के विषय में बात कर दी। उससे अगला था चोल राजवंश का संस्थापक, चोल राजवंश। अब भैया चोल राजवंश ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश रहा है। किसका? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश रहा है। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे वो विजाल्य थे। विजाल्य कौन थे? संस्थापक होते थे विजाल्य, चोल वंश के। क्लियर? और जो इसके अंतिम शासक थे वो थे भैया राजेंद्र चोल, और वो भी थर्ड वाले राजेंद्र चोल। ये कौन थे? संस्थापक, संस्थापक। और ये कौन थे? अंतिम। ये संस्थापक थे और ये क्या थे? अंतिम थे। क्लियर? इसकी स्थापना 848 ईस्वी में हुई थी, 848 में, और जो समाप्त हो गया था 1279 में इसको समाप्त घोषित कर दिया गया था। 1279 में इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त घोषित कर दिया गया था। क्लियर होगी बात? अब यहाँ चोल वंश की, चोल राजाओं की या चोल वंश के राजाओं की क्या भाषा थी, तो भाषा बताता हूं इनकी। चोल वंश की मुख्य भाषा तमिल और दूसरी होती थी संस्कृत। दूसरी भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत। और सबसे बड़ी बात, चोल वंश के अवशेष 11 देशों में पाए जाते हैं। चोल वंश के अवशेष कितने देशों में पाए जाते हैं? 11 देशों में पाए जाते हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे उसमें ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ऑप्शन मिल रहा होगा आप लोगों को। क्या मिल रहा होगा? एक ऑप्शन लिख रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जरा ईस्ट इंडिया कंपनी पे हम लोग चर्चा करते हैं। किसके ऊपर चर्चा करते हैं भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं। यस, अच्छा ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये आया, कहता है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? कौन थे वे अंग्रेज? कौन थे? कौन राजा था जिसने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो कह रहा है अकबर ने दी थी, कह रहा है जहांगीर ने दी थी, कह रहा है आपको किसने दी थी भैया? आपका शाहजहां ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1608 में हुई। किसमें हुई? 1608 में। अब आपको मैं बताता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सोलह सौ आठ ईस्वी में हुई। कब हुई भैया? 1608, सॉरी 1600 में हुई। अब 31 दिसंबर 1600 में हुई। ये 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1608 में कौन आया? विलियम हॉकिंस। 1608 में कौन आया भैया? विलियम हॉकिंस भारत आया। ठीक, एक जहाज लेकर। क्या लेकर आया था? कंपनी का जहाज लेकर भारत आया, यहां आया। ठीक, तो उस समय यहां जो है सूरत में इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और सूरत में पहला कारखाना स्थापित कर दिया, जो मैंने आप लोगों को फाइल वगैरह में लिखवाया होगा। सूरत में पहला कारखाना स्थापित।
सूरत में पहला कारखाना स्थापित कर दिया। कब हुआ? 11 जनवरी 1913। और उस समय भारत पर शासन किसका चल रहा था? जहांगीर का। तो जहांगीर ने क्या कर दिया था? इनको अनुमति दे दी थी। तो इसका मतलब किससे अनुमति दी गई? व्यापार करने की अनुमति किससे मिली थी? जहांगीर से इनको अनुमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। किसने भाग लिया? बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। वह कौन सा था? तो यहां मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा इस सवाल के लिए। तो जरा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था? क्लियर? तो यहां हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आइए जरा आप बाल गंगाधर तिलक की बात करें। तो बाल गंगाधर तिलक पहला ऑप्शन लिखा है कलकत्ता अधिवेशन ए। कौन सा अधिवेशन बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कलकत्ता अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो दादा भाई नेरोजी ने की थी। सवाल में पहला ही जो ऑप्शन लिखा है कलकत्ता अधिवेशन 1906 लिखा है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नेरोजी, किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नेरोजी द्वारा की गई थी कलकत्ता अधिवेशन की। किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी द्वारा। इस समय आप लोग देखेंगे, इस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज नहीं, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो गुट प्रभावी हो चुके थे। लेकिन दादा भाई नेरोजी उस समय कहां थे? लंदन में। दादा भाई नेरोजी का ऐसा व्यक्तित्व था जो नरम दल और गरम दल के सभी व्यक्तियों को क्या कर सकते थे? रोक सकते थे, उनको समझा सकते थे। तो इसलिए उनको लंदन से बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन में क्या क्या मुख्य काम हुए उन सब पे मैं चर्चा करता हूं। पहला काम, स्वराज की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? स्वराज की प्राप्ति। कि हम लोग क्या करेंगे भैया? स्वराज की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? स्वराज की प्राप्ति करेंगे हम लोग। दूसरा, उस समय ब्रिटिश शिक्षा का प्रभुत्व होना शुरू हो गया था। तो इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा। किसको बेटे? राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। उसके बाद में नंबर तीन जो कि थोड़ा सा, हाँ, तो तीसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है? स्वदेशी आंदोलन। वैसे तो स्वदेशी आंदोलन बहुत चल रहे थे, पहले भी चले, लेकिन जब बंगाल का नरम दल और गरम दल में विभाजन कर दिया गया, स्वदेशी आंदोलन, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था पूर्वी और पश्चिम बंगाल के रूप में, तो सभी लोगों ने क्या प्रारंभ कर दिया था? उस समय स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया था। तो यहां क्या कहा? स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। तीसरा, नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आपसे पूछेगा किस आंदोलन के दौरान या किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया? तो आप बताइए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अंतर्गत ऐसा किया गया। उसके बाद आता भैया अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला इसका बिंदु है दूसरा बिंदु लिखा है सूरत अधिवेशन बी। सूरत अधिवेशन, अब आप लोग समझ लीजिए, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। किसने की भैया? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। अब ये जो रास बिहारी बोस थे, दादा भाई नेरोजी ने तो क्या कर लिया था?
जो विवाद नरम दल और गरम दल में हो रहा था उसने इसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन रास बिहारी बोस से ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे बड़ा काम क्या हुआ, यहां कांग्रेस का विभाजन। क्या हो गया बच्चों, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कैसे हो गया, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया कांग्रेस का। किस किस में हो गया, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया कांग्रेस का भैया। ठीक, अब नरम दल गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो उससे क्या होना था, यहां ये जो नरम दली लोग थे इनका नेतृत्व कर रहा था कौन। सवाल यह आता है कि भाई जो कांग्रेस का विभाजन किस किस रूप में हुआ, एक तो नरम दल और एक गरम दल, और दूसरा क्या, गरम दल। अब दोनों का नेतृत्व कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। कह रहा है कि नरम दल का नेतृत्व बताइए कौन कर रहा था, तो नरम दल का जो नेतृत्व कर रहा था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गरम दल था उसका डेफिनेट कौन कर रहा होगा, बाल गंगाधर तिलक। उसका डेफिनेट कौन कर रहा होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन, अब इसके सी और डी ऑप्शन पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। किस किस ऑप्शन पे चर्चा करूंगा, सी और डी ऑप्शन पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। जरा ध्यानपूर्वक तरीके से इसको समझ लेंगे। सी और डी, आइए ये नोट कर दे रहे बेटे, इनको लर्न भी आप लोगों को करना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आता है कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इस अधिवेशन की खासियत क्या थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। कहां से आई थी, आयरलैंड से। और पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, किसी महिला द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है भाई साहब नंबर 4, कौन से वाला, अमृतसर अधिवेशन। नंबर 4 अमृतसर अधिवेशन। कौन सा आता है बच्चा लोग, अमृतसर अधिवेशन आता है नंबर 4, अमृतसर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी भैया, मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी बच्चों, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, और यह था महात्मा बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन। यह था किसका, बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था। ठीक, अब यहां हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक पर, क्योंकि इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक को अच्छे से आप लोग जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक, कौन है भैया, बाल गंगाधर तिलक। अब यहां बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम, बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था, केशव गंगाधर तिलक। कौन था भैया, केशव गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम होता था। ठीक है, इसको, इससे रिलेटेड चीजें मैं बताता हूं। क्या, भारत में शांति का जनक, इसको वैलेंटाइन सिरोन द्वारा संज्ञा दी गई थी कि यह भारत में अशांति का जनक है या भारत में अशांति का पिता है। यह संज्ञा किसने दी थी, वैलेंटाइन सिरोन द्वारा। वैलेंटाइन, कहीं चिरोल लिखा मिलेगा घबराना मत, कहीं सिरोन लिखा मिलेगा तो भी चिंता मत करना। ठीक है, इसने एक नारा दिया था, जन्म सिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता,
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अब आपसे पूछेंगे बताइए ये किस भाषा में दिया गया था। आपसे सवाल पूछेगा भाई ये सवाल तो पिट लिया कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो वो पूछने लगा है कि बताइए ये किस भाषा का मूल था। तो ये मराठी भाषा में दिया गया था। कौन सी भाषा में दिया गया था? मराठी भाषा में बोला गया था। कौन सी भाषा का प्रयोग होता बच्चों? मराठी भाषा का प्रयोग किया गया था। क्लियर? इसने 2 अखबार निकाले, इंग्लिश में निकाला मराठा, इंग्लिश में कौन सा निकाला? मराठा, और मराठी में कौन सा निकाला? केसरी। मराठी भाषा में कौन सा निकाला? केसरी। मराठी भाषा में कौन सा निकाला इसके द्वारा? केसरी। अगला इसका जो बड़ा काम था, इसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गणपति उत्सव का प्रारंभ किया 1883 में। कब प्रारंभ किया? 1883 में, सॉरी 93 में। 1893 में गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया, और 1897 में शिवाजी उत्सव, दूसरा शिवाजी उत्सव। तो गणपति और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए भैया? वे किए गए किसके द्वारा किए गए? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए। क्लियर? यहां एक और इसने काम किया। अप्रैल 1916 में होम रूल प्रारंभ किया। होम रूल प्रारंभ, यहां से इसको जबरदस्त प्रसिद्धि मिली। बाल गंगाधर तिलक जी को यहां से काफी प्रसिद्धि मिली, और इसके दौरान ही इनको लोकमान्य कहा जाने लगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि किसके दौरान मिली? अप्रैल 1916 में जो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर दी उसके दौरान। क्लियर? यहां क्या नेक्स्ट पॉइंट? 1 अगस्त 1920 में मृत्यु। 1 अगस्त 1920 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई थी। अब इसके लिए कोई लाइन कहीं है महात्मा गांधी जी द्वारा क्या कहा गया इनके द्वारा? किस 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु, यहां लिख देता हूं। एक अगस्त 1920 में मृत्यु हुई, और इन्होंने जब इनकी मृत्यु हुई तो महात्मा गांधी जी ने इनके लिए एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन कही थी? क्या कहा था कि भैया आधुनिक काल का निर्माता, क्या कहा कि आधुनिक काल का निर्माता, आधुनिक काल का निर्माता। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा कि भैया भारतीय क्रांति का जनक, क्या कह दिया भैया? भारतीय क्रांति का जनक। अब इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, जरा उन पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है गीता रहस्य, दूसरी पहली है गीता रहस्य, दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी द ओरियन, तीसरी लिखी द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम, क्या भैया? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ऑफ द वेदाज, वेदाज मतलब वेद। इसी में बताया कि जो वेद आर्य आए हैं उत्तरी ध्रुव से भारत आए हैं, तो इसी के द्वारा उसके द्वारा बताया गया।
क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट वन, डियर चाइल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। क्या दिखाई दिया बच्चे? कहता निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण आधार पर किस कारण मृत्यु हुई, इसके आधार पर सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित आप कर ही सकते हैं। क्या भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी? चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे भैया? मुठभेड़ के दौरान मर गए थे। जतिन दास क्या थे? भूख हड़ताल कर ली थी। और कल्पना दत्त को आजीवन क्या दी गई थी? आजीवन कारावास दी गई थी। क्लियर? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले हेडिंग होगा हम लोगों का जतिन दास। क्या होगा? जतिन दास। तो जतिन दास के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल में, कब? 63 दिन की भूख हड़ताल। कितने दिन की? 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में इनका निधन हो गया। कहां हो गया भैया? लाहौर सेंट्रल जेल में इनका निधन हो गया। क्लियर? इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी थी, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सचिन चंद्र सान्याल भी थे। इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1924 में। ठीक है। अगला दूसरा जो हेडिंग आता है वो चंद्रशेखर आजाद आता है। अब ये चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप लोग जानते ही हैं। क्या होता? मुठभेड़ के दौरान, मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां? चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था और 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस की हत्या कर दी थी। हालांकि हत्या इनके द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन उस मुठभेड़ में क्या थे? शामिल थे। क्या कहता? सांड्रस को भगत सिंह राजगुरु द्वारा सीधी गोली मार दी थी। ठीक। और इन्होंने मुठभेड़ के दौरान जब इनके पास एक गोली बची थी तो उन्होंने क्या कर ली थी? अपनी हत्या अपने आप से क्या कर लिया था? आत्महत्या इसने कर ली थी। नेक्स्ट वन, भगत सिंह। अगला नाम आता है भगत सिंह, जिसको आप लोग खूब अच्छे से जानते ही होंगे। भगत सिंह के विषय में कौन है भैया? भगत सिंह। अगर हम भगत सिंह की बात करें, जन्म हुआ पंजाब पाकिस्तान। जन्म का हुआ जो पंजाब है वर्तमान में कहां? पाकिस्तान में। कब हुआ? 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ। इन्होंने एक अपना संगठन बनाया। क्या? नौजवान भारत सभा। नोट कर लेना, नौजवान भारत सभा के नाम से एक इन्होंने संगठन बनाया। क्लियर? 8 अगस्त 1929 में, 8 अगस्त 1929 में इन लोगों ने क्या, सॉरी 8 अप्रैल, अगस्त की जगह 8 अप्रैल 1929 में क्या करा? केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। केंद्रीय असेंबली में बम। केंद्रीय असेंबली में क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया, सेंट्रल विस्टा में, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जेल में रहते हुए, मैं नास्तिक क्यों। जेल में रहते ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों। आप सब लोगों को पता है 23 मार्च 1931 में इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 में इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दी गई थी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तो यही है, मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन इन्होंने एक जेल में रहते हुए कुछ संग्रह किया था, जिसको नाम दिया गया जेल डायरी। तो आपसे पूछेगा, बताइए जेल डायरी किसका संग्रह है? तो उसको आप बताना, जेल डायरी महात्मा गांधी का संग्रह है, सॉरी भगत सिंह का संग्रह है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल।
चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, कल यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, नहीं एक सवाल है उसको मैं बता देता हूं, बता ही देता हूं। आज का 8वां नंबर सवाल है, क्या लगा दूं उसको लाइन पे जरा। कहता 1857 की क्रांति में निम्न नेताओं में इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यहां पहला ही है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, जो ये कुंवर सिंह थे, कौन थे भैया? कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। कहां किया था? बिहार में। दूसरा है नाना साहेब। कौन है? नाना साहेब। ये जो नाना साहेब हैं, इन्होंने कहां किया था? कानपुर में। और उसके बाद जो हम लोगों का काम का है, तात्या टोपे। तात्या टोपे, जो ये तात्या टोपे जी हैं, इन्होंने भी कहां नेतृत्व किया था? कानपुर में किया था। और भैया ये कानपुर में कर रहे थे, और ये इनका नाम ही क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इनका नाम ही रामचंद्र पांडुरंग था। क्लियर? मंगल पांडे, मंगल पांडे क्या थे भैया? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। और इनकी तोप के सामने इनको लटका दिया था 8 अप्रैल 1857 में। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग पुनः चर्चा करेंगे।